एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव के ठीक बाद यदि मुख्यमंत्री रोने लगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर आपको पता चले कि कोई कांग्रेस में अपनी हस्ती, अपना कद हासिल करना चाहता है, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते, तो उस नेता के पॉलिटिकल करियर के बारे में आप क्या अंदेशे, क्या अटकलें लगाएंगे? कहानी तो एक नौजवान की भी हो सकती है जो हॉस्टल की खिड़की से दूर हो गया क्योंकि अंग्रेजी हुक्मरानों के सरपरस्त की छाया भी नहीं देखना चाहता था। और कहानी उस खौफनाक मंजर की भी हो सकती है जब एक तरफ शिव जी के प्रतिष्ठित मंदिर के सैकड़ों पंडित थे, दूसरी तरफ खाकी वर्दी वाले थे, बीच में एक नेता था। नेता को स्मृति थी कि एक बुजुर्ग गांधीवादी नेता की पिटाई हुई है और उसके पीछे सैकड़ों लोग थे, ऐसे मानव थे जिन्हें इस देश में अस्पृश्यता का दंश सहना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज है मुख्यमंत्री। इस सीरीज में, इस सीजन में आपको बिहार के मुख्यमंत्रियों की गाथा सुनाऊंगा और पहले एपिसोड में बात होगी सबसे लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के निर्माता कहाए श्री कृष्ण सिन्हा की। कई जगहों पर श्री कृष्ण सिन्हा नाम मिलेगा, कई जगह श्री कृष्ण सिंह नाम मिलेगा। नाम की बात कम, यहां काम की बात ज्यादा होगी। साल था 1957 का और महीना मार्च का। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। 318 सीटें होती थी, कांग्रेस को मिली 210। बहुमत था, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर एकमत नहीं था, लिहाजा विधायक दल के नए नेता का चुनाव तय हुआ। मौजूदा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को चुनौती दे रहे थे कभी उनके करीबी माने जाने वाले अनुग्रह नारायण सिंह। दो नेताओं की अदावत, दो जातियों की अदावत बन चुकी थी, जिसका सूबे की राजनीति पर घर असर रहने वाला था। श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से आते थे और अनुग्रह नारायण सिंह राजपूत। पटना में आजादी के आंदोलन का केंद्र रहे सदाकत आश्रम में कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई, फिर वोटिंग हुई और फैसला गया श्री कृष्ण सिंह के पक्ष में। समर्थकों और गाजे बाजे के साथ श्री कृष्ण सिंह राजभवन के ठीक सामने बने अपने घर पहुंचे। पीछे पीछे उत्साही समर्थकों का हुजूम, मालाएं पहनाई जा रही थी, मिठाइयां बट रही थी, आतिशबाजी हो रही थी। लेकिन तभी एक गाड़ी श्री कृष्ण बाबू के बंगले में दाखिल होती है। खबर पहुंचाई जाती है पहले तल्ले पर, जहां पर श्री कृष्ण सिंह अपने खास समर्थकों के साथ घिरे थे, भविष्य की योजनाएं बनाने में तल्लीन थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जिसकी गाड़ी दाखिल हुई वो कौन है, तो वो अपनी भारी भरकम काया को समेटते हुए लगभग दौड़ते हैं सीढ़ियों पर और गाड़ी के रुकने से पहले पोर्च में दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुद खोलते हैं, भीतर से निकलते हैं अनुग्रह नारायण सिंह और दोनों वहीं पर गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अनुग्रह नारायण श्री कृष्ण से माफी मांगते हैं कि उकसावे में आकर आपके खिलाफ खड़े होने की गलती की, और श्री कृष्ण बाबू कहते हैं, देखो अनुग्रह, अब इस अदावत को यहीं खत्म करो, अब तुम्हारा जैसा मन हो वैसी सरकार बनाओ। खासा ड्रामेटिक लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इस अदावत की भी एक कहानी है जो 2 दशक पहले शुरू हुई थी और उसी सदाकत आश्रम में शुरू हुई थी, जिसमें इस रोज विधायकी के नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग हुई थी। टिप्पणीकारों ने, टीकाकारों ने कहा, सदाकत आश्रम से गाथा शुरू हुई और वहीं पूर्ण विराम लगा। पर कौन सी गाथा है? गाथा जिसमें गांधी जी को दाखिल होना है। चर्चित कहावत है, गज नहीं हारेंगे तो थान हारना पड़ेगा। इसी कहावत को ध्यान में रखकर 1935 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सत्ता में भागीदार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। उस वक्त भारत में आजादी और स्वशासन को लेकर राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका था। अंग्रेज ये जानते थे और इसी को ध्यान में रखकर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया और इसी के तहत राज्यों के प्रशासन में भारतीयों को हिस्सेदारी देना शुरू किया गया। 1937 में स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ, बिहार में भी हुआ। कांग्रेस को बहुमत मिला, सरकार बननी थी, इसके लिए नेतृत्व तय होना था। कांग्रेस के विधायक दल का नेता बनना था और यही नेता बिहार का प्रीमियर, हिंदी में कहें तो प्रधानमंत्री बनता। जी, उन दिनों राज्यों में प्रधानमंत्री होते थे। बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले महात्मा गांधी ने बड़े कांग्रेसी नेता और भविष्य में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक चिट्ठी लिखी। इसमें गांधी जी ने इच्छा जताई कि अनुग्रह नारायण सिंह को नेता चुना जाए। अनुग्रह चंपारण सत्याग्रह के दौर से ही महात्मा गांधी के करीबी थे। पटना के सदाकत आश्रम में बैठक हुई। राजेंद्र बाबू ने गांधी की इच्छा से लोगों को अवगत करा दिया। अनुग्रह बाबू के नाम पर सहमति बनने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन तभी दो लोग खड़े हो गए और खड़ी हो गई आपत्ति। इन दो लोगों के नाम थे सर गणेश दत्त सिंह और किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। सर गणेश दत्त सिंह ने राजेंद्र बाबू से सवाल किया, अनुग्रह ही क्यों, श्री कृष्ण क्यों नहीं? और यहीं पर जाति की राजनीति दाखिल हो गई। अनुग्रह बाबू राजपूत जाति से, श्री बाबू भूमिहार जाति से, सर गणेश दत्त और स्वामी जी भी भूमिहार। श्री बाबू को बिहार की ब्राह्मण लॉबी का समर्थन था, अनुग्रह बाबू को कायस्थ लॉबी का। सर गणेश दत्त सिंह, सहजानंद सरस्वती और दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह का समर्थन मिलने से श्री बाबू का खेमा मजबूत हो गया और इसके बाद दीवार पर लिखी इबारत को भांपते हुए खुद अनुग्रह बाबू उनके पक्ष में सहमत हो गए और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले प्रीमियर बन गए। आम बोलचाल की भाषा में बिहार के पहले प्रधानमंत्री। 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब तक वो पद पर रहे। वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही सभी राज्य सरकारों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस वाली, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारतीयों को मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका की तरफ से युद्ध की भट्टी में झोंक दिया था। जबकि भारतीय नेता, कांग्रेस के नेता साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए हो रहे इस युद्ध से अपने आप को अलग रखना चाहते थे। तो इस्तीफा हो गया, श्री कृष्ण बाबू पूर्व हो गए, लेकिन थे तो अभूतपूर्व। और दोनों की यानी कि श्री कृष्ण बाबू और अनुग्रह नारायण की अभूतपूर्व राजनीतिक दोस्ती और अदावत वो भी बदस्तूर जारी रही। पर उससे पहले एक लड़ाई और होनी थी, विधायक दल की नहीं, देश की आजादी की। और उस लड़ाई में ये दोनों कांधा मिलाकर लड़ रहे थे। जनता नहीं बटी, नेता नहीं बटे, देश बटा, आजादी मिली, जैसी भी मिली, नक्शे को खंडित करके। लेकिन आपको 37 की लड़ाई को भी याद रखना होगा, इसका जिक्र फिर आएगा। लेकिन फिलहाल हम इस लड़ाई की शुरुआत में जाएंगे, किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। हम जाएंगे उस मंजर में जिसने ये स्थापित किया कि नेता के इरादे फौलादी हों तभी वो जड़ जमा चुके किसी गलत भाव को उखाड़ सकता है। इस्तीफे के बाद की कहानी, दूसरे विश्व युद्ध की कहानी, भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी, भारत की आज़ादी की कहानी सब जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सीरीज में तो हम उन नेताओं की कहानी बाँचने निकलते हैं जो अलग अलग राज्यों के खुद मुख्तार होते हैं। ऐसी ही कहानी श्री कृष्ण बाबू की चल रही है। कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? क्या ये एक लड़के की कहानी थी जो जॉर्ज पंचम के पटना दौरे पर वो दिख ना जाए इसलिए हॉस्टल के कमरे की खिड़की तक नहीं खोल रहा था? या ऐसे नेता की कहानी जिस पर खूब सियासी इल्ज़ाम लगे, दोस्तियां निभाने के, और जिसने अदावत मोल ली, जातिवाद का जिक्र हुआ जेपी के मुकाबले? सब कहानियां सुनाएंगे। सबसे पहले बचपन में दाखिल होते हैं और फिर सियासत में लौटते हैं। 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर के जमींदार परिवार में पैदा हुए श्री कृष्ण सिंह 1911 में पटना के पटना कॉलेज के छात्र। इस दौरान जॉर्ज पंचम पटना आए।
गंगा नदी में नौका विहार पर निकले। पूरा पटना उनके स्वागत में उमड़ पड़ा हो जैसे। उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी का मिंटो हॉस्टल गंगा के किनारे होता था और इसी में रहते थे श्री कृष्ण सिंह। ब्रिटिश हुकूमत से खूब नफरत, इतनी कि नदी की तरफ पूरे दिन अपनी खिड़की नहीं खोली कि कहीं ब्रिटिश हुक्मरां के दर्शन न हो जाए। ये तो पटना कॉलेज की बात थी। फिर लॉ की पढ़ाई की और मुंगेर में वकालत करने लगे और लाठी ब्रिटिश सरकार विरोधी प्रदर्शनों में राजधानी में ही खा चुके थे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट और उनका होम रूल आंदोलन, इससे जुड़ गए श्री कृष्ण बाबू। फिर किसानों की नेतागिरी शुरू कर दी। मुंगेर में किसान सभा का गठन किया, संस्थापक सचिव बने। लेकिन ये सभी गतिविधियां जिले तक सीमित थी, जबकि नजर प्रदेश पर होनी थी। प्रदेश स्तर पर पहली बड़ी जिम्मेदारी श्री बाबू को तब मिली जब यूपी के गाजीपुर से आने वाले किसान नेता सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसानों को संगठित करना शुरू किया और इसी क्रम में 1928 में सारण जिले के सोनपुर में बिहार के किसानों की बैठक बुलाई। इसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ और श्री बाबू को सचिव बनाया गया। इसके बाद वो प्रदेश के नेता हो गए। साथ में वो कांग्रेस की गतिविधियों में भी सक्रिय हिस्सेदारी लेने लगे। 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो देश भर के कांग्रेसी उनके साथ हुए। गुजरात में अरब सागर के तट पर दांडी में जब गांधी जी ने हाथों से नमक बनाकर कानून तोड़ा, तब देश भर के कार्यकर्ताओं ने नमक कानून तोड़ा। श्री बाबू ने भी मुंगेर में नमक कानून भंग किया, गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी रही, जेल गए। लेकिन तब तो सब आजादी के दीवाने ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन से पहले भी कुछ हुआ था। कांग्रेस में दूसरी पांत का नेतृत्व विकसित हुआ था। कभी नेहरू के, कभी सुभाष बाबू के और कभी सरदार पटेल के नेतृत्व में। आजादी के बाद हम सब जानते हैं कि शुरुआती कुछ वर्षों में देश को जो दशा और दिशा दिखाई वो नेहरू और पटेल ने दिखाई। कहते हैं कि श्री बाबू ने दोनों से अच्छी अच्छी चीजें ली। जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय दो मुख्यमंत्री थे जो तुम कहकर बराबरी से उनको संबोधित करते थे। एक थे बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। उनकी गिनती नेहरू के करीबियों में होती थी, लेकिन प्रशासन के और सख्ती के मामले में वो सरदार पटेल के करीब नजर आते थे। कैसे? 3 वाकये सुनाता हूं आपको। पहला, श्री कृष्ण बाबू अप्रैल 1946 में दोबारा बिहार के प्रधानमंत्री बने। इसी साल अक्टूबर में दिल्ली में राज्यों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतरिम सरकार में लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया यानी स्वराष्ट्र मंत्री, तब गृह मंत्री को यही कहा जाता था, सरदार पटेल, उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का विचार दिया, जिसे आप IAS IPS के नाम से जानते हैं। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया। सबको लग रहा था कि इससे राज्यों की स्वायत्तता कम होगी। सब चाहते थे कि ऐसी सेवाएं राज्य के स्तर पर गठित की जाएं। इन सभी प्रधानमंत्रियों की इच्छा थी कि सेंट्रल सर्विसेज जैसे विदेश सेवा, राजस्व सेवा, रेलवे सर्विसेज इत्यादि के लिए केंद्रीय आयोग हो, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन खासतौर पर प्रशासनिक मामलों में ना हो। लेकिन तब बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह खुलकर सरदार पटेल के पक्ष में खड़े हुए। इसे संघीय ढांचे और प्रशासनिक दक्षता के लिए जरूरी बताया और इसके बाद आजाद भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज की IAS IPS की शुरुआत हुई। दूसरा वाकया सुनिए। बात मार्च 1947 की है। पटना में पुलिस विद्रोह हो गया। वेतन और सुविधाओं में वृद्धि की मांग करते हुए पुलिसकर्मियों ने पहले हड़ताल की और फिर विद्रोह। उन्होंने पुलिस मुख्यालय और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। खबर नेहरू तक पहुंची। उन्होंने बीच का रास्ता निकालने पर जोर दिया। उस वक्त बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे NN मजूमदार। उनकी भी यही राय थी, लेकिन श्री बाबू ने इन सब के उलट सख्ती बरती और सेना की मदद से विद्रोह को दबा दिया। इस तरह की सख्ती की राय 1946 के नौसेना विद्रोह में, जब बॉम्बे, कराची और यमन में इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था, जिसे दबाने में ब्रिटिश सरकार को नाकू चने चबाने पड़े थे, तब अंतरिम सरकार के प्रशासनिक मामलों के विभाग के प्रभारी सरदार पटेल की भी यही राय थी। जब उन्होंने कई कांग्रेसी नेताओं की बातचीत से मसला सुलझाने की राय को सिरे से खारिज कर दिया था, तब पटेल ने कांग्रेस के नेताओं को साफ कहा था,
आज़ादी के बाद हमें ऐसी अनुशासनहीन और उच्छृंखल सेना और पुलिस नहीं चाहिए, और इसलिए यदि ब्रिटिश सरकार इस नेवी विद्रोह का सख्ती से दमन करती है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था 3 वाक्य सुनाऊंगा। तीसरा, जब श्री बाबू ने गांधी जी की सहयोगी को रामानंद तिवारी से मिलने से रोक दिया। ये बात सितंबर 1947 की है। बिहार में एक बार फिर पुरानी मांगों को लेकर पुलिस हड़ताल हो गई। इस बार विद्रोह हुआ फिर से, और इस बार गया शस्त्रागार पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। इस हड़ताल का नेतृत्व करने वाले लोगों में शामिल थे सोशलिस्ट नेता रामानंद तिवारी, जो बाद में गैर कांग्रेसी सरकारों के दौर में बिहार के पुलिस मंत्री भी बने। रामानंद तिवारी के बेटे शिवानंद तिवारी को आपने खूब देखा होगा टीवी पर भी, आजकल राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं। रामानंद तिवारी और विद्रोही पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी अपनी सहयोगी मृदुला साराभाई के साथ पटना आए। पटना में गांधी जी की मुलाकात पुलिस विद्रोहियों के नेता और जेल में बंद रामानंद तिवारी से हुई। उस मुलाकात के दौरान जयप्रकाश नारायण भी गांधी जी के साथ थे, और गांधी ने तब रामानंद तिवारी से कहा था, जेल में मेरी तरह रहना सीखो, इस मामले में इन जयप्रकाश नारायण का अनुसरण मत करना। क्या इशारा था गांधी का? दरअसल महात्मा गांधी का इशारा 1942 के वाकये की तरफ था, जब जेपी हजारीबाग जेल तोड़कर भाग गए थे। उनका कहना था, अब मत भागना। गांधी जी की बात सुनकर जेपी और रामानंद तिवारी खिलखिलाकर हंसे, लेकिन रामानंद तिवारी ने गांधी जी की बात का अनुसरण किया, 4 साल जेल की सजा काटी। गांधी जी के इस पटना प्रवास के दौरान उनकी सहयोगी मृदुला साराभाई अक्सर रामानंद तिवारी से मिलने जाती थी। श्री कृष्ण बाबू को पता चला, गांधी जी को तो कुछ नहीं बोले, लेकिन साराभाई की जेल विजिट पर रोक लगा दी। जरा भी इस बात की पैरवी नहीं की, परवाह नहीं की कि गांधी जी की सहयोगी हैं तो नियमों से, विधान से ऊपर रहे। ये तो प्रशासनिक सख्ती की बातें हो गई जो उन्हें पटेल के करीब रखती हैं। लेकिन बात जब औद्योगिक विकास और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की आती है, तब श्री बाबू पंडित नेहरू के रुख के साथ खड़े थे। और सच्चाई तो ये है कि तब तक पटेल अपनी राजनीतिक यात्रा भी पूरी कर चुके थे। नेहरू चाहते थे आधुनिक भारत के मंदिर बने, श्री बाबू ने इसमें हामी भरी। बोकारो स्टील सिटी, बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना, धनबाद का औद्योगिक क्षेत्र का विकास, सब श्री बाबू ने नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजित विकास की नीतियों पर चलते हुए किया। ये तो विकास की नीतियों की और फैसलों की बात हो गई, लेकिन एक फैसला और होना था कि सदारत कौन करेगा, कांग्रेस का मुखिया या सरकार का मुखिया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तब बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा, ये भी नाम याद रखिएगा। 15 अगस्त का दिन देश में सब तरफ हर्ष और उल्लास का दिन। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना के एक मैदान में, जिसे उन दिनों पटना लॉन कहते थे और अब गांधी मैदान कहते हैं, वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा ने तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बुरा लगा। उन्होंने कहा, तिरंगा फहराना प्रधानमंत्री का काम है, प्रदेश अध्यक्ष का नहीं। कुछ दिनों बाद फिर एक विवाद हो गया। श्री कृष्ण सिंह की कैबिनेट के सदस्य महेश प्रसाद सिन्हा, जिनसे श्री बाबू की दांत काटी दोस्ती थी, उनके मुख्यमंत्री से मतभेद उभरने लगे, और इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा महेश सिन्हा के पक्ष में खड़े हो गए। इस गुटबाजी में, इस लड़ाई में दिल्ली में बैठे बिहार के नेताओं की भी भूमिका थी। श्री बाबू नेहरू कोटरी के और महामाया बाबू राजेंद्र बाबू के करीबी। दोनों एक ही जगह छपरा जिले के सीवान सब डिवीजन से आते थे। और इस लड़ाई की चरम परिणति क्या हुई? 1948 में हुई, जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए। महामाया प्रसाद सिन्हा श्री बाबू समर्थित प्रजापति मिश्र, ये चंपारण से आने वाले कांग्रेसी नेता थे, उनसे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हार गए। इस हार के बाद महामाया प्रसाद सिन्हा ने श्री बाबू पर तमाम तरह के आरोप लगाए, जातिवाद के, भ्रष्टाचार के बढ़ावे के। लेकिन महामाया बाबू को श्री बाबू के सामने अपना राजनीतिक कद समझ में आ गया था, और जिस मंत्री की वजह से, महेश सिन्हा की वजह से ये अदावत शुरू हुई थी, उनकी मुख्यमंत्री से फिर से यारी कायम हो गई। वक्त आगे बढ़ा। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ
और उस दिन से राज्यों के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हो गए। 1950 से आगे की उनकी कहानी अगले एपिसोड में बताएंगे 52 का चुनाव, बताएंगे जमींदारी उन्मूलन, बताएंगे वैद्यनाथ मंदिर में दलितों के साथ प्रवेश, बताएंगे नेता पद के चुनाव पर एक और अदावत, जेपी से तीखा पत्र व्यवहार, दोनों का एक दूसरे को जातिवादी कहना, और आखिरी में कहानी कहां खत्म होती है ये भी। मुख्यमंत्री लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज बिहार स्पेशल। पहले एपिसोड में बिहार के पहले प्रधानमंत्री और फिर मुख्यमंत्री की कहानी आपने सुनी। इस पूरी कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।